नमस्कार, होनबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। बद्री केदार में भोग प्रसाद की गुणवत्ता के लिए एसओपी की गई है जारी। तिरुपति मंदिर मामले में के बाद उठाया गया है बड़ा कदम। बीकेटीसी ने मंदिर में प्रसाद की गुणवत्ता के लिए जारी की है एसओपी। साल में कम से कम एक बार होगा फूड सेफ्टी ऑडिट। इस्तेमाल होने वाली सामग्री भंडारण के साथ ही निगरानी के भी दिए गए हैं निर्देश। भोग के लिए सामग्री विश्वसनीय व्यापारी से ही खरीदने के निर्देश भी दिए गए हैं। कर्मचारियों को स्वच्छता और विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गुणवत्ता शुद्धता की जांच के लिए नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। अधिकृत प्रयोगशाला में ही खाद्य सामग्री की भी जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एसओपी जारी कर दी गई है। बद्री केदार मंदिर में भोग प्रसाद के लिए गुणवत्ता की जांच होगी और साथ ही तिरुपति मंदिर मामले के बाद ये कदम उठाया गया है। बीकेटीसी ने ये बड़ा कदम उठाया है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की एसओपी रहेगी और अब आगे किस तरह से ध्यान भी रखा जाएगा, किन किन बातों का इसको लेकर भी एसओपी में क्या कुछ कहा गया है? जी विशाल, देखिए आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट का मामला जिस तरीके से सामने आया, हालांकि उसको लेकर अभी जांच चल रही है और लगातार जो है जांचें हो रही हैं। जो प्रसाद कहां से आ रहा था, घी कहां से आ रहा था, इस तरीके की तमाम जांचें चल रही है। तो इसी को देखते हुए अब उत्तराखंड में भी बीकेटीसी के अधीन जो मंदिर आते हैं, चाहे वो बद्रीनाथ केदार धाम हो या और अन्य भी जो मंदिर बीकेटीसी के अधीन आते हैं, उनमें अब प्रसाद को बनाने को लेकर जो सामग्री का इस्तेमाल हो रहा है, खाद्य सामग्री का इस्तेमाल होगा, उसका लगातार जो है वो सेफ्टी ऑडिट भी किया जाएगा और एक साल में सेफ्टी ऑडिट जो है वो जरूर होगा। इसी के साथ साथ ही तमाम दिशा निर्देश भी जो है वो जारी किए गए हैं, जिसमें कि जो खाद्य सामग्री है उसकी गुणवत्ता एवं शुद्धता का जो है पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए और विश्वसनीय व्यापारी से ही प्रसाद तैयार करने की जो खाद्य सामग्री है उसे लिया जाना चाहिए और इसी के साथ साथ स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इस तरीके की तमाम एसओपी जो है वो जारी की गई है। इसी के साथ साथ ही जिस तरीके से प्रसाद तैयार करने में जो तेल का इस्तेमाल होता है, उससे कई बार ऐसा होता है कि एक ही तेल से कई बार जो है इस तरीके की सामग्री जो है बनती है, प्रसाद बनता है। तो उसको लेकर अब ये एसओपी जारी की गई है कि 2 से 3 बार जो है तेल भी इस्तेमाल होगा, उसके बाद जो है वो तेल इस्तेमाल नहीं होगा। तो इस तरीके की तमाम एसओपी जारी की गई है और अब बीकेटीसी के द्वारा और राज्य सरकार भी मिलकर इसमें कार्य कर रही है और ऐसे में प्रसाद की गुणवत्ता को देखते बनाए रखने के लिए और जो है इसकी स्वच्छता और सफाई व्यवस्था को देखते हुए ही इस तरीके के जो है निर्णय लिए गए हैं और आगे इस पर किस तरीके से राज्य सरकार और बीकेटीसी कार्य करती हैं, देखने वाली बात होगी। हालांकि फिलहाल जो है पूरे एक्शन मोड में जो है बीकेटीसी और राज्य सरकार भी दिखाई दे रही है और तमाम मंदिरों में जो प्रसाद वितरण का होता है, उसमें जो खाद्य सामग्री लाई जाती है, उसको लेकर जो है पूरी सेफ्टी ऑडिट उसका और उसकी गुणवत्ता को लेकर लगातार जो है अब कदम उठाए जा रहे हैं। अरुण, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंचते हैं मंदिरों में दर्शन के लिए और ऐसे में क्या सवाल भी उठाए गए थे इस ओर कि इन मंदिरों में भी जांच होनी चाहिए प्रसाद की? जी सर, देखिए जब आंध्र प्रदेश में से मामला सामने आया तो इस मामले पूरे देश भर में जो है ये मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद कई प्रदेशों की सरकारों ने इस तरीके के फैसले लिए और अन्य प्रदेशों में भी सेफ्टी ऑडिट जो है कराए जा रहे हैं। जिस तरीके से जो मिलावट का मामला सामने आया, हालांकि इसको लेकर अभी जांच चल रही है। तो ऐसे में उत्तराखंड में भी जो मंदिर है, क्योंकि कई पौराणिक मंदिर यहाँ पर हैं, कई धार्मिक स्थल हैं और तीर्थाटन प्रदेश जो है उत्तराखंड है। तो ऐसे में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड की सरकार भी जो है इसको लेकर अब कई कदम उठा रही है और इसकी गुणवत्ता को लेकर और कोई मिलावट इस तरीके की ना मिले, उसको लेकर अब जो है तमाम एसओपी जारी की गई है और आगे भी जो इस तरीके से क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जाते हैं, ये आने वाले समय में देखने वाली बात। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस बार मानसून ने उत्तराखंड को दी बड़ी चुनौती। गढ़वाल मंडल में बन गए हैं 46 नए डेंजर जोन। चारधाम और अन्य यात्रा मार्गों पर बने लैंडस्लाइड जोन। रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, पौड़ी, दून में डेंजर जोन बन गए हैं खतरे का सबब। चमोली में 15, उत्तरकाशी में 13 और पौड़ी में 9 डेंजर जोन नए बन गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गढ़वाल मंडल में 46 नए डेंजर जोन बन गए हैं। चारधाम और अन्य यात्रा मार्गों पर
लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मानसून ने उत्तराखंड को बड़ी चुनौतियां दे दी हैं और गढ़वाल मंडल में 46 नए डेंजर जोन बन गए हैं। चारधाम यात्रा और अन्य यात्रा मार्ग पर भी बने हैं लैंडस्लाइड जोन। रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, पौड़ी, दून में डेंजर जोन खतरे का सबब भी बने हुए हैं। तो वहीं चमोली में 15, उत्तरकाशी में 13 और पौड़ी में 9 डेंजर जोन बन गए हैं। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अरुण, किस तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि तीर्थयात्री भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, पर्यटक भी पहुंचते हैं और ऐसे में नए डेंजर जोन बन गए हैं मानसून के बाद? जी सर, बिल्कुल देखिए, इस बार मानसून सीजन उत्तराखंड को नई चुनौती देकर गया है और कई नए जख्म जो है उत्तराखंड को इस बार मानसून सीजन देकर गया है। गढ़वाल मंडल की बात की जाए तो गढ़वाल मंडल के 6 जिलों में जो है डेंजर जोन वो नए बन गए हैं। करीब 46 नए डेंजर जोन बने हैं, जिसमें कि सबसे अधिक चमोली में 15, उत्तरकाशी में 13 और पौड़ी में 9, देहरादून और टिहरी में भी कई डेंजर जोन जो है बने हैं। तो इसको लेकर अब किस तरीके से सरकार आगे कार्य करती है, और ऐसे में क्योंकि इस बार मानसून सीजन में देखा गया कि भूस्खलन से और बोल्डर गिरने से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है, कई मौतें भी हुई हैं, कई हादसे भी हुए हैं। तो ऐसे में अब जो नए डेंजर जोन बने हैं, इसको लेकर किस तरीके से आगे कार्य किया जाता है। हालांकि गढ़वाल आईजी गढ़वाल रेंज कर्ण सिंह नगनियाल के द्वारा बताया गया कि उन्होंने कहा कि इस तरीके जो मशीनों के जरिए लगातार मार्गों का सुधारीकरण चल रहा है और जहां पर नए डेंजर जोन बने हैं उन्हें सही करने को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं, और जहां कहीं इस तरीके के डेंजर जोन है वहां पर अधिक पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है, ताकि जो यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे या जो पर्यटक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में राज्य सरकार ने क्या कुछ बेहतर कदम उठाए हैं? किस तरह से प्रशासनिक की टीमें रहेंगी और कैसे नजरें रखी जाएंगी, क्योंकि डेंजर जोन बने हुए हैं खतरे का सबब? जी विशाल, बिल्कुल देखिए, राज्य सरकार की तरफ से लगातार जो है इस तरीके के जो भूस्खलन का मामला सामने आता है या इस तरीके के जो डेंजर जोन है जहां जहां पर सबसे अधिक जो है खतरा बना रहता है, तो वहां पर लगातार जो है सुरक्षा के इंतजाम भी जो है राज्य सरकार की तरफ से किए जाते हैं और अधिक फोर्स भी जो है वहां पर लगाई जाती है। और आगे आने वाले समय में इन डेंजर जोन से किस तरीके से उभरा जाता है, इस चुनौती से कैसे निपटा जाता है, इसको लेकर भी सरकार कई ऐसे कार्य आपदा प्रबंधन विभाग के साथ मिलकर के, पीडब्ल्यूडी विभाग के साथ मिलकर के किस तरीके से आगे कार्य करती हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। हालांकि इसको लेकर राज्य सरकार की तरफ से लगातार जो है कदम उठाए जा रहे हैं और लगातार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको लेकर समय समय पर बैठक भी करते हैं और जिस तरीके के डेंजर जोन है उनसे किस तरीके से निपटा जाए इसको लेकर दिशा निर्देश भी जो है देते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में अगले वर्ष 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित होने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। साथ ही विंटर नेशनल गेम्स में भी उत्तराखंड में ही आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से बुधवार को नई दिल्ली में भेंट के बाद ये बात भी सामने आई है। बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा से मुख्यमंत्री धामी ने भेंट की है। इस दौरान उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 के मध्य में किए जाने पर भी स्वीकृति मिल गई है। राष्ट्रीय खेलों के साथ ही विंटर नेशनल गेम्स का भी आयोजन उत्तराखंड में ही किया जाएगा, इसका भी निर्णय लिया गया है। इस मौके पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के लिए बेहद हर्ष का मौका है। उन्होंने बताया है कि नेशनल गेम्स को लेकर विभाग पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर चुका है। इस नवरात्र के समय में हमारा प्रदेश जो 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा था, आज ही भारतीय ओलंपिक संघ ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक घोषणा जो तिथि के संदर्भ में होनी थी, आज औपचारिक तिथियों की घोषणा हो गई है। 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक हमारे राष्ट्रीय खेल जो है वो आयोजित होंगे। निश्चित रूप से हर उत्तराखंडी भाई बहन के लिए, हर उत्तराखंडी खिलाड़ी के लिए बहुत गर्व के क्षण होंगे। मैं प्रदेश को इस घोषणा के लिए बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश में इस 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी को बेहतरीन करके दिखाएंगे और एक ऐतिहासिक आयोजन जो है ये आने वाले समय में होगा, ऐसा मैं विश्वास के साथ पूरे उत्तराखंड के भाई बहनों और हमारे खिलाड़ियों को कहना चाहती हूँ।
और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब कब ये गेम होने हैं और किस तरह का उत्साह भी देखा जा रहा है उत्तराखंड के युवाओं में इस खेल को लेकर? जी बिल्कुल विशाल, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है इस बार उत्तराखंड में होने जा रहा है और उत्तराखंड ही इन खेलों की मेजबानी करेगा। 28 जनवरी से लेकर 14 सितंबर तक ये राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित होने हैं और ऐसे में तमाम तैयारियां, चाहे खेल विभाग हो, चाहे पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो इन खेलों की तैयारी में जुट गया है। ये एक लंबे समय से बात चल रही थी कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड करेगा, लेकिन तिथियों को लेकर कहीं न कहीं संशय जो था वो बना हुआ था। लेकिन अब वो संशय भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा के औपचारिक बयान के बाद जो है वो दूर हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब दिल्ली में उनसे मुलाकात की, उसके तुरंत बाद ही तिथियों के जो है ऐलान किया गया और उत्तराखंड में अब क्योंकि देहरादून है, हल्द्वानी है, नैनीताल है, उधम सिंह नगर है, तमाम ऐसे स्थान जो हैं वो चिन्हित किए जाएंगे और उसके बाद राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए क्योंकि मात्र अब 2 महीने का समय रह गया है, ऐसे में प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। तैयारियों को लेकर तमाम जो है रूपरेखा तैयार की जा रही है, किस प्रकार से जो है तैयारियां होनी है उसको लेकर जो है प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, खेल मंत्री रेखा आर्या हो, दोनों ही के निर्देश के बाद जो है अब तैयारियां जो है वो पूरी करने की तरफ कदम बढ़ाई जा रहे हैं। बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चमोली से बड़ी खबर मिल रही है। थराली में नाबालिग के साथ दुष्कर्म, आरोपी ने दुष्कर्म का वीडियो भी किया है वायरल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर थराली में नाबालिग के साथ पहले दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसका वीडियो भी वायरल कर दिया गया। जानकारी होते ही आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। घटना से हिंदू संगठनों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। थराली में भारी संख्या में जवानों की तैनाती की गई है और आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर पहले दोस्ती की गई थी, फिर उसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है और आज विरोध में व्यापारियों ने बाजार भी बंद किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर थराली में पहले इंस्टाग्राम से दोस्ती की गई, फिर उसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे दिया गया। और संवाददाता मोहन गिरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, अभी पुलिस ने किस तरह की कार्रवाई की है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि थराली में नाई का काम करने वाले एक युवक को, जिसने नाबालिग हिंदू लड़की से इंस्टाग्राम पे पहले तो दोस्ती की और उसके बाद दुष्कर्म किया और उसके बाद वीडियो भी उसका वायरल किया। थाना थराली पुलिस ने मामले में जो आरोपी हैं, जो अभियुक्त हैं, उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कल बुधवार को ही उन्हें उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और वहां से 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन घटना की सूचना जैसे ही थराली में मिली, उसके बाद ही अगर सूचना आग की तरह फैल गई और तमाम जो हिंदू संगठन है, स्थानीय लोग हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, उनमें इस घटना को लेकर आक्रोश देखा जा रहा है। सोशल मीडिया साइट से लेके और जमीन तक। आज की अगर बात करें तो जो स्थानीय व्यापारी हैं, उन्होंने अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखे हुए हैं, पूरी तरह बंद रखे हुए हैं और एकजुट होने का आह्वान किया और अभी देवाल ग्वालदम थराली तिराहे पर सभी व्यापारी इकट्ठे हैं और नारेबाजी शासन प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कर रहे हैं और इस घटना को लेकर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि जो पहले ही इस स्थिति का जो अंदाजा जैसे पुलिस को लगा, चप्पे चप्पे पे पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और पुलिस बिल्कुल मोहन, सही कहा आपने, पुलिस भी अब कार्रवाई में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 15 दिनों में प्रदेश भर की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए थे, जिस पर काम भी लगातार जारी है, लेकिन काम करने की रफ्तार बहुत धीमी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या समय से सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया जाएगा? उधर चंपावत हल्द्वानी मार्ग की स्थिति ठीक नहीं है, लिहाजा स्थानीय लोग सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। चंपावत के लोहाघाट हल्द्वानी मुख्य सड़क में लोहाघाट से कोली ढेक के बीच सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे अब जानलेवा बनते जा रहे हैं। आए दिन इन गड्ढों में दोपहिया वाहन चालकों के साथ दुर्घटना होना आम बात हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो चुके हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि मुख्य सड़क में सैकड़ों वाहन रोज चलते हैं। गड्ढों के कारण उनके साथ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। ये लगातार गड्ढे बने हुए हैं, इसमें लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप ये मानिए कि लगातार 2 या 4 बाइक वाले, 2-4 गाड़ियों वाले, एक तो ये हो रहा है कि वो साइड नहीं समझ पा रहे हैं, कोई
लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड में गड्ढा है तो उसने राइट में निकलना है, राइट में जा रहा है। राइट वाले जो वहाँ से लेफ्ट में निकलना है वो मजबूरी में यहाँ आ रहा है, फिर दोनों में आपस में भिड़ंत हो जा रही है। ये सबसे ज्यादा दिक्कत है। आरोप है कि कई बार पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के अधिकारियों से सड़क के गड्ढे भरने और कलमट को ठीक करने की मांग की गई, पर अधिकारियों ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। लोगों ने बताया कि लगभग 2 महीने पहले पीडब्ल्यूडी ने कोली पुल के पास स्कवर का निर्माण कराया था, लेकिन स्कवर का ऊपरी हिस्सा बुरी तरह टूट गया है, जो कि जानलेवा बना हुआ है। ऐसे में अगर कोई बड़ा हादसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी लोहाघाट की होगी। विभाग से ये कहना चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी इसे ठीक किया जाए। धूल धक्कर से परेशान हो गए हैं। मतलब ये सर लगभग 1-1.5 महीना हो गया। 1-1.5 महीने से फिर ये हालत बड़ी गंभीर हो गई है। बना हुआ है। हाँ सर, लगातार दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। सर ये रुकाएंगे? ये सर जल्दी से जल्दी ठीक कर दिया जाए। आगे आगे भी गड्ढे बने हुए। तो मतलब विभाग से शिकायत तो कर चुके हैं, तो कोई संज्ञान अभी तक तो लिया नहीं है उनने। लोहाघाट के लोगों ने प्रशासन से सड़क में बने जानलेवा गड्ढों को भरने और स्कवर को ठीक करने की मांग की है। साथ ही मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। कुल मिलाकर पीडब्ल्यूडी लोहाघाट की लापरवाही जनता पर भारी पड़ती नजर आ रही है। पीडब्ल्यूडी की इस लापरवाही पर लोगों में भारी आक्रोश है। अब देखना है प्रशासन कब तक मामले का संज्ञान लेकर लोगों को इस समस्या से निजात दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। शाह का उत्तराखंड में दौरा रहने वाला है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी की कोशिशें जारी हैं और तैयारियां भी तेज हो गई हैं, तो वहीं विपक्ष भी लगातार अब सवाल खड़े कर रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। तेरह अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का देहरादून और उत्तरकाशी में कार्यक्रम है। लिहाजा एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है। भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है, गृह मंत्री अमित शाह का 13 अक्टूबर को 1 दिवसीय उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है। देहरादून पहुंचने के बाद अमित शाह हर्षिल के लिए रवाना होंगे, जहां वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रमों और वहां चल रही योजनाओं की जानकारी लेने के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ ही वो मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचेंगे। यहां एफआरआई संस्थान में नए कानून और साइबर क्राइम की चुनौतियों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके बाद देर शाम अमित शाह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के सभी सरकारी कार्यक्रम हैं और जो जानकारी मिली है कि 13 अक्टूबर को आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है। उत्तरकाशी जिले के वाइब्रेंट विलेज में वो दौरा करेंगे और सेना के कर्मचारियों, सेना के सैनिकों से भी मिलेंगे, अधिकारियों से भी मिलेंगे और उसके पश्चात देहरादून में एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं। अभी उनका लिखित में कार्यक्रम आना बाकी है, तभी उसके पश्चात चर्चा करेंगे। इधर अमित शाह के इस दौरे से पहले कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने निशाना साधते हुए कई सवाल किए हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि वाइब्रेंट विलेज में शिक्षा के क्या हाल है, स्वास्थ्य के क्या हाल है और सड़क के क्या हाल है, रोजगार के क्या हाल है। क्या सरकार सीमांत गांवों को विकसित करने में सफल रही है? गर्भवती महिलाओं को आज भी डंडी कंडी के सहारे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है, जिससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं हो सकता। सीमांत क्षेत्र से सरकार का कोई भी सरोकार नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी आ रहे हैं, निश्चित रूप से उनका जो प्रोग्राम मैं भी देख रहा था कि किसी वाइब्रेंट विलेज का दौरा करेंगे, लेकिन उन वाइब्रेंट विलेज में व्यवस्थाएं क्या है? क्या वहां पर बढ़िया अस्पताल चल रहा है? क्या वहां पर बढ़िया विद्यालय चल रहे हैं? क्या वहां सड़कें से उसको जोड़ दिया गया है? क्या वहां पर बिजली की पूरी आपूर्ति है? कम से कम इन चीजों को देखना चाहिए। पेयजल की आपूर्ति है, इन चीजों को देखना चाहिए। आप वाइब्रेंट विलेज तो बड़ा नाम दे रहे हैं, लेकिन गांव में सुविधाएं शून्य हैं, ना के बराबर सुविधाएं हैं। पंचायत घर नहीं है वहां पर, जहां जाने की बात करें जिस गाँव में।
तो उससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण इस प्रदेश का और क्या हो सकता है। ठीक है, तो दौरे आएंगे, इवेंट मैनेज करके आ जाएंगे, कुछ जश्न मना के आ जाएंगे, पिकनिक बना के आ जाएंगे। बाकी सीमांत के प्रति सरकार न गंभीर है, न गंभीर थी, न गंभीर आगे को दिखती है। सीमांत आज भी उजड़े हुए हैं, जगह जगह पेयजल की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य मार्ग गंदी कंडी के सहारे सड़क पर पहुंचाया जा रहा है, डोली के सहारे मरीजों को, प्रसव वाली महिलाओं को पहुंचाया जा रहा है इस प्रदेश में। और इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं समझता हूं इस प्रदेश का कुछ नहीं सकता। किसी भी केंद्रीय नेता का जब किसी प्रदेश का दौरा होता है तो वहां के पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह होता है। जैसे उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अमित शाह के दौरे को लेकर उत्साह है। इन सब के बीच विपक्ष इसे लेकर धामी सरकार से सवाल पूछ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।